हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर। हम पढ़ेंगे बच्चों आज पाठ नंबर 3, जिसका नाम है वर्तनी लिपि सुधार यानी स्पेलिंग स्क्रिप्ट इम्प्रूवमेंट। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी एक वैज्ञानिक और पूर्ण भाषा होने के साथ साथ हमारी मातृभाषा भी मानी जाती है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह जैसे लिखी जाती है वैसे बोली भी जाती है और प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण एक निश्चित मुख्य स्थान से ही होता है। इसी क्रम में स्वरों की मात्राएं भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हीं के कारण उच्चारण का अनुरूप लेखन संभव होता है। उदाहरण के लिए गाना शब्द में यदि मात्राओं का उपयोग ना करके स्वरों को अलग कर लिखा जाए तो ग अ न अ लिखा जाएगा। अतः व्यंजन के सही उच्चारण हेतु स्वरों को मात्रा के रूप में मिलाकर लिखना होगा। साथ ही सही वर्तनी भी स्वतः लिखी जाएगी। हिंदी मानक स्वर और उनकी मात्राएं इस प्रकार हैं, जैसे बच्चों देखिए यहाँ एक टेबल दिया गया है, उसमें स्वरों की मात्राएं दी गई हैं। आप सब देखिए इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तनी। वर्तनी शब्द का निर्माण वर्तन शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है पीछे पीछे चलना या अनुकरण करना। ध्वनि या उच्चारण के अनुसार लेखन चिन्ह का प्रयोग ही वर्तनी है। अतः वर्णों का वह रूप जो ध्वनि चिन्हों के प्रयोग से लिखे जाते हैं वर्तनी कहलाते हैं। इसका संयोजन दो तरह से होता है। पहला देखिए स्वर व्यंजन के योग से और व्यंजन व्यंजन के योग से। पहले पढ़ेंगे हम स्वर व्यंजन के योग से। सभी व्यंजनों में अ ध्वनि बिना किसी अतिरिक्त मात्रा चिन्ह के शामिल रहती है और उसे अलग करने के लिए व्यंजन के नीचे हलंत लगाया जाता है, जैसे प जमा अ, तब बना बच्चों प। व्यंजन के साथ अन्य स्वरों का योग करने के लिए मात्राओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे तो जमा ए बना ते। र में उ की मात्रा बीच में लगाई जाती है और उनमें अंतर रखा जाता है, जैसे रुख और रूप। किसी शब्द के प्रारंभ में स्वर रहित व्यंजन हो तो उसके तुरंत बाद स्वर युक्त व्यंजन का प्रयोग महत्वपूर्ण है, जैसे न्याय, स्वभाव, ज्वाला आदि। चलिए आगे देखिए। व्यंजन व्यंजन का योग। पाई रहित व्यंजनों के नीचे हलंत लगाकर अन्य वर्ण लिखा जाता है, जैसे हड्डी, खट्टा, उद्गार, उच्छ्वास। व्यंजन के साथ व्यंजन के योग के रूप में संयुक्त व्यंजनों का उपयोग होता है, जैसे छ, त्र, य, श्रेय। व्यंजनों में खड़ी पाई वाले व्यंजनों की पाई हटाकर अन्य व्यंजन मिलाया जाता है, जैसे ख्याल। शब्द में ख से खड़ी पाई हटाकर या का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार त्याग, प्यार में त और प से खड़ी पाई हटाकर या का प्रयोग इसके अन्य उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बीच में आने वाले खड़ी पाई वाले वर्ण के लिए अर्धाक्षर का उपयोग होता है, जैसे पक्का, कच्चा। रा व्यंजन का प्रयोग अनेक रूपों में होता है। सबसे पहले टो और ढो के साथ रा का योग इनके नीचे रो के रूप में होता है, जैसे टो रो, टो डो रो, ड्रो। क्या बना बच्चों? ट्रेन, राष्ट्र, ड्रम इत्यादि। श के साथ रा का प्रयोग होने पर श का स्वरूप लिखने का ढंग कुछ भिन्न हो जाता है, जैसे श जम र, श्रेय। तो बच्चों क्या बनेगा? ये श्रम, श्री इत्यादि कुछ शब्द हैं जिसमें श्रेय का प्रयोग होता है। जब र स्वर सहित हो तो जिस स्वर रहित व्यंजन के साथ इसका योग होता है उसके नीचे र के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे प्रश्न, गृह आदि। यहाँ ये ध्यान रखना चाहिए कि र स्वर सहित होता है और जिस अन्य व्यंजन के साथ इसका योग होता है वह स्वर रहित अर्थात अर्धाक्षर होता है। इसलिए उस व्यंजन का उच्चारण पूर्व और रा का उच्चारण पश्चात होता है। चलिए आगे देखते हैं। रा के स्वर रहित रूप। रो को रेफ कहा जाता है। जब कभी रेफ का प्रयोग दो व्यंजनों के मध्य में होता है तब जहां उसका उच्चारण हो रहा है उसके अगले व्यंजन के ऊपर
रो रेफ की मात्रा रूप में होता है, जैसे धर्म, सर्व इत्यादि। अनुनासिक ध्वनियों में चंद्रबिंदु और अनुस्वार के उच्चारण में अंतर होता है। चंद्रबिंदु स्वर ध्वनि है, इसमें नासिक की ध्वनि कम मात्रा में एवं उस वर्ण के साथ मिली होती है जिससे उसका योग होता है। जबकि अनुस्वार व्यंजन ध्वनि है, इसका प्रयोग वर्ग के पंचम अर्धाक्षर की जगह पर होता है। इसमें अंग नासिक की ध्वनि अपेक्षाकृत लंबी एवं दो व्यंजनों के मध्य में होती है और इसी आधार पर अर्थ भेद भी हो जाता है, जैसे हंस, बच्चा हंस रहा है, हंस एक जलचर पक्षी है। चंदा, चंदा आकाश में चंदा यानी चांद चमक रहा है। सामूहिक कार्यों के लिए चंदा इकट्ठा किया जाता है। किसी वर्ण की शिरोरेखा पर अन्य स्वर की मात्रा का उपयोग होने पर उसके स्थान पर भी चंद्रबिंदु का प्रयोग होता है। लड़कियां, लड़कियों, सेनाएं, सेनाओं। अनुस्वार देखिए, वर्ग के पांचवें ऋ, या, ण, न, मा विकल्प के रूप में भी प्रयुक्त होता है, जैसे संकल्प, कंठ आदि। पांचवें अक्षर के विकल्प रूप में अनुस्वार का प्रयोग उस वर्ग के पहले चार अक्षरों के साथ ही होगा। अनुस्वार देखिए, अनुस्वार के प्रयोग में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ठीक उस वर्ण की पाई या शेष पर अंकित होना चाहिए जिसके पश्चात उसका उच्चारण हो रहा है, जैसे घंटा, डंडा, गंगा। यदि पांचवें अक्षर के पश्चात किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण य, र, ल, व, श, स, ह आए अथवा वही पांचवा अक्षर दोबारा आए तो पांचवा अक्षर यानी अनुस्वार रूप में नहीं परिवर्तित होगा। इसलिए अन्य को ऐ, धनवा को धनवा, वांग्मय को वान्मय, अन्न को अनन और सम्मेलन को सम्मिलन नहीं लिख सकते। यह प्रयोग अशुद्ध होगा। संस्कृत के सम उपसर्ग के लिए भी अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, जैसे सम जमा हार, संहार, सम जमा कोच, संकोच। दो, य, द, म और द, व को अब दय, 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 द्वय नहीं बल्कि दय, दम, द्व लिखा जाता है। इसी प्रकार द जमा धा को भी दध नहीं बल्कि दध लिखा जाता है और संयुक्त रूप पर लगाने वाली मात्रा दूसरे अक्षर पर लगती है। द्वित्व, खाद्यान्न, बौद्धिक। आई और औ हिंदी के मूल स्वर हैं, अतः कैसा को कैसा और औरत को औरत नहीं लिखना चाहिए। विसर्ग, विसर्ग का प्रयोग हु व्यंजन की भांति होता है। अब इसका प्रचलन संस्कृत के तत्सम शब्दों तक ही सीमित रह गया है, जैसे अतः, प्रातः, प्राहे इत्यादि। श्रुति मूलक य व को स्वर रूपों में लिखा जाएगा। चाहिए, जाएगा, जाए, हुआ इत्यादि जिन शब्दों में य व मुख्य तत्व हैं वहां यह बदलाव नहीं होगा, जैसे स्थायी, अव्ययी, दायित्व आदि। बलाघात, अनुतान और संगम। बलाघात उच्चारण के समय किसी अक्षर विशेष पर दिया जाने वाला जोर बलाघात कहलाता है। एक से अधिक अक्षरों वाले शब्दों में यदि सब अक्षर ह्रस्व हों तो बलाघात अंतिम से पहले वाले अक्षर पर होता है, जैसे कमल, अगणित। 3-4 अक्षरों वाले शब्द में यदि बीच का अक्षर दीर्घ हो तो बलाघात उसी बीच के अक्षर पर रहता है, जैसे आगाज, मसाला, समाधि। अनुतान, बोलने में सुर के उतार चढ़ाव को अनुतान कहते हैं। इसे लहजा भी कहा जाता है। अनुतान या बोलने के लहजे से एक ही शब्द के अर्थ में भिन्नता आ जाती है, जैसे अच्छा शब्द ही देखें। अच्छा सामान्य कथन या स्वीकृति के लिए, अच्छा प्रश्नवाचक, अच्छा आश्चर्य के लिए। संगम, उच्चारण शब्दों के सीमा संकेत को संगम कहा जाता है। बोलते समय अक्षरों के मध्य में हल्का सा विराम होता है। इस विराम के नाम को ही संगम के नाम से जाना जाता है। संगम से बलाघात में भी परिवर्तन आ जाता है और उससे शब्दों के भिन्न अर्थ निकलने लगते हैं, जैसे सिर का एक तरल रासायनिक पदार्थ है, सिर जमा का, सिर से संबंध, जलसा,
यानी सभा, जल सा जल की तरह, नाद यानी आवाज की अनुगामिनी या ध्वन्यात्मक भाषा होने की वजह से ही हिंदी के लेखन में अधिकांश अशुद्धियां उच्चारण दोष या अशुद्ध उच्चारण के कारण होती हैं। उच्चारणगत अशुद्धियां स्वर और व्यंजन दोनों के स्तर पर होती हैं। साधारणतः निम्नलिखित अशुद्धियों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। चलो बच्चों देखते हैं स्वरों के उच्चारण स्तर पर। एक तरफ बच्चों हमें अशुद्ध और दूसरी तरफ शुद्ध शब्द दिए गए, आइए पढ़ते हैं साथ में। मुनि, मुनि नहीं मुनि। पूर्ति, पूर्ति। आधीन, अधीन। आहार, आहार। दृष्टिकोण, दृष्टिकोण। चाहिए, चाहिए। सुराख, सुराख। बीमारी, बीमारी। व्यक्ति, व्यक्ति। अनेक, ऐनक। हानि, हानि। आजकल, आजकल। व्यंजनों के उच्चारण स्तर पर गणेश, गणेश। घड़ना, गड़ना। अशोक, अशोक। पानी, पानी। वृष्टि, वृष्टि। देश, देश। नक्षत्र, नक्षत्र। गृहित, गृहित। रणभूमि, रणभूमि। रामायण, रामायण। विश्वास, विश्वास। वन, वन। मातृभूमि, मातृभूमि। अमावस्या, अमावस्या। शासन, शासन। आशीर्वाद, आशीर्वाद। किरण, किरण। प्रशंसा, प्रशंसा। शूर्पणखा, शूर्पणखा। वाणी, वाणी। प्राण, प्राण। प्रसाद, प्रसाद। कृपया, कृपया। कीर्तधन, कृतघ्न। चलिए बच्चों ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। आज आपने जो भी पढ़ा है उसका अच्छे से रिवीजन करिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।